Hello students, now we continue with our chapter that is power sharing. तो हम already two forms of power sharing पढ़ चुके हैं, okay, horizontal and vertical power sharing. तो today we will continue with the forms of power sharing, but now this is third form of power sharing. कौन सी बताई थी third form of power sharing? That is different social groups. ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर. पावर शेयरिंग. ओके, तो सबसे पहले अपना थर्ड टॉपिक हम शुरू करेंगे आज. क्या है अपना थर्ड टॉपिक? दैट इज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ओके, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यानी पावर जो शेयर हो रही है वो कई सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर हो रही है. अब सोशल ग्रुप्स क्या हैं? ठीक है, सोशल ग्रुप्स क्या हैं? सोशल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के ग्रुप. सोसाइटी में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन किस तरीके से डिवाइडेड है. ओके, तो अब हम यहाँ को अपने जो टू कंट्री की हमने स्टोरी पढ़ी है उससे समझ सकते हैं. जैसे कि बेल्जियम में थी डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, यानी जो सोशल ग्रुप है वो लिंग्विस्टिक बेस भी हो सकते हैं. ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड हो सकते हैं. जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका में थी, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे ना, फ्रेंच, डच, जर्मन. श्रीलंका में सिन्हालाज, तमिलियंस. ओके, तो लिंग्विस्टिक बेस पर भी हो सकती है. और ये सोशल डिवीज़न जो है वो रिलीजियस लाइन पर भी हो सकता है. रिलीजियस लाइन पर जैसे कि इंडिया में है, बहुत सारे कास्ट सिस्टम है, बहुत सारे रिलीजन है. हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, है ना, वेरियस रिलीजन्स. तो ये इतने सारे रिलीजन होने की मेन वजह क्या है? इन सारे रिलीजन होने से क्या हो रहा है कि इन सारे रिलीजन के सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं. दोज हु आर सेम लैंग्वेज स्पीकिंग दे आर जॉइंटेड इन अ वन सोशल ग्रुप. जैसे कि इंडिया में तो स्टेट्स भी अधिकतर लिंग्विस्टिक लाइन पर ही बेस्ड हैं. गुजराती स्पीकिंग लोग गुजरात में, राजस्थानी स्पीकिंग राजस्थान में, है ना, हरियाणवी स्पीकिंग हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग पंजाब. मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली स्टेट जो हैं वो बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन. ठीक है, तो सोशल डिवीज़न जो है वो किस पर हो सकता है? लिंग्विस्टिक भी हो सकता है और रिलीजियस भी हो सकता है. ठीक है, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज, कौन कौन से देख लिए हमने? सच एज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स. ओके, इतना समझ में आया कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस भी, जो भी सोसाइटी लैंग्वेज के बेस्ड पर बाइंड हो रही है लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, जो रिलीजन के बेस पर बाइंड हो रही है वो रिलीजियस ग्रुप हो गया. ओके, तो अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें क्या मिलेगा? हम पढ़ भी चुके हैं, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? इट वॉज एन कम्युनिटी पर बेस्ड है. ठीक है, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी की गवर्नमेंट है. यानी डच कम्युनिटी की एक गवर्नमेंट है, फ्रेंच कम्युनिटी की एक गवर्नमेंट है, जर्मन कम्युनिटी की एक गवर्नमेंट है. यानी किस क्या है? दैट इज ऑल्सो अ सोशल ग्रुप है. ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. कम्युनिटी गवर्नमेंट is a good example of social group. ओके, तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप. कौन सा एग्जाम्पल है? कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है, तो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है इन द रेफरेंस ऑफ बेल्जियम. बट हमें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अबाउट
इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन से सोशल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में कौन से सोशल ग्रुप्स हैं। इंडिया में भी लिंग्विस्टिक लाइन पर हमने देखा बहुत सारे स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर लिंग्विस्टिक लाइन। ओके, और सोशल ग्रुप्स बहुत सारे रिलीजन हैं। ठीक है, हमने देखा ना रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे रिलीजन है, पर इंडिया में क्या है, एक ही रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी कास्ट हैं। लाइक हिंदू रिलीजन है, तो हिंदू रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी कास्ट हैं। आपने पहले पुराना वर्ण सिस्टम तो याद ही होगा, कैसे था, 4 लेवल पे डिवाइडेड था ना वर्ण सिस्टम। जो 4th लेवल था, फर्स्ट पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन वैश्य, लास्ट वाला शूद्र। ठीक है, जो फर्स्ट 3 थे देवर द अपर कास्ट। जो 4th वाला था, ठीक है, शूद्र, वो क्या काम कर रहे थे, दे आर बेसिकली डूइंग द क्लीनिंग वर्क। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट किया गया था कि सारे काम होते रहे, कोई काम रुके नहीं। बट क्या हुआ कि ये जो वर्क है बाद में उन्हीं लोगों पर इम्पोज कर दिया शुरू में जिन्होंने इसको करने के लिए एक्सेप्टेंस दी थी, और उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो वही वर्क कंटिन्यूस करते जाएं, जिससे क्या हुआ कि वो उसी काम में कन्फाइंड हो गए। जबकि वर्क सिस्टम किस पर बेस्ड है, वर्क तो भाई आपकी स्किल्स, आप में क्या स्किल्स हैं, जरूरी थोड़ी जो स्किल्स पापा मम्मी में हैं वही स्किल्स आपके अंदर भी हो, है ना। अगर पापा बैंक मैनेजर हैं तो जरूरी है कि आप भी बैंक मैनेजर ही बनोगे, नहीं ना। आप में स्किल्स है डॉक्टर की, तो मे बी यू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो सब में डिफरेंट स्किल्स होती हैं, बट यहाँ पर क्या कर दिया गया, उनको कन्फाइंड कर दिया गया टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। तो वो सेक्शन कैसे रह गए, वो पिछड़ गए। उन्हें ना तो एजुकेशन लेने दी गई, ना ही उन्हें हायर जॉब्स के अंदर रिक्रूट होने दिया गया, जिसकी वजह से कंटिन्यूस डोमिनेशन की वजह से वो क्या हो गए, कंट्री की जो मेन स्ट्रीम है उसमें ना आकर के पिछड़ गए, बैकवर्ड रह गए। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर के दिमाग में भी ये बात आई कि भाई जब इंडिया के अंदर इतने सारे बैकवर्ड या वीकर सेक्शन हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन्हें राइट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, अगेन दे बिकम बैकवर्ड। तो फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए। ठीक है, हम कह सकते हैं दैट इज रिजर्व सीट्स। जॉब्स में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी उनके लिए, कुछ सीट्स रिजर्व इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इवन फ्यू सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में भी कुछ सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी है, SC ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी, और वो भी कौन सी, इनकी एक शेड्यूल किया गया, एक लिस्ट बनाई गई, उसमें इनको शेड्यूल किया गया कौन कौन सी कम्युनिटी वो वॉज बैकवर्ड, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ऐसे ही कास्ट की एक शेड्यूल बनाया गया, एक लिस्ट बनाई गई, विच कास्ट आर बैकवर्ड, उनको एक लिस्ट में डाला गया। तो वो जो लिस्ट में डाली गई वो हो गई शेड्यूल्ड कास्ट, जिधर ट्राइबल्स को जिन लिस्ट में डाला गया वो हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ऐसे और भी वीकर सेक्शंस बाद में इंट्रोड्यूस हुए। अब इन वीकर सेक्शंस के साथ वुमेन वर ऑल्सो वीकर सेक्शन। क्यों वुमेन क्यों वीकर सेक्शन में है, कंट्री की 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद वुमेन को कंट्री के अंदर वो राइट नहीं मिले जो मेल को मिले। ठीक है, आपने लास्ट ईयर वो चैप्टर पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें कंटिन्यूस वुमेन क्या कर रही हैं, देवर स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, है ना, कंटिन्यूस फाइट कर रही हैं, और फाइनली दे गॉट देयर वोटिंग राइट इन 1946। लगभग 200 साल तक उन्होंने फाइट किया, 150-200 साल, देन दे गॉट देयर वोटिंग राइट। ठीक है, तो ये कंडीशन इंडिया में है कि भाई वुमेन बैकवर्ड है या वुमेन को प्रॉपर राइट नहीं दिया जा रहा, ऐसी कंडीशन केवल इंडिया की नहीं है, दिस इज अबाउट द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो वुमेन के लिए भी कुछ स्पेशल रिजर्वेशन या स्पेशल सीट्स फिक्स की गई, जिससे कि वो भी क्या हो सके, कंट्री की मेन स्ट्रीम में आ सके और कंट्री के साथ साथ अपने डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका आया, इंपॉर्टेंट रोल आया कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट किया गया किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो
देयर आर constitutional and legal arrangement, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट किसके लिए? फॉर वीकर सेक्शंस एंड वुमेन, ठीक है। वीकर सेक्शन आपको समझ में आया? कौन से हैं वीकर सेक्शन? वुमेन तो भाई ठीक है कि इन्हें शुरू से राइट नहीं मिले। वीकर सेक्शन केवल कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, उन्हें वीकर सेक्शन में इंक्लूड किया गया। अब समझ में आ गया आपको वीकर सेक्शन? तो इनके लिए ये स्पेशल राइट्स दिए गए जिससे कि जो अपर कास्ट है उसके साथ लोअर कास्ट अकोमोडेट हो जाए और सारी कास्ट जो है वो एक साथ आ जाए, ठीक है। इक्वलिटी है ना, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, कि कंट्री के अंदर एवरीवन हैज द इक्वल राइट्स, और ये इक्वल राइट्स तब आएंगे जब सारे सेक्शन जो हैं वो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कंट्री में किसी का डोमिनेशन नहीं होगा, कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगा, हर कोई कैसा है, एवरीवन इज इक्वल। तो हर सेक्शन को प्रॉपर राइट मिले, इसके लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ लीगल अरेंजमेंट किए गए जिससे इनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आया ना? ये कौन से हैं सोशल ग्रुप्स? बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको आप नोट करो, उसके बाद फिर हम इसका लास्ट टॉपिक अपना दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा आ गया? दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, ठीक है। काफी चीजें नाम से क्लियर हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी, फिर है प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स। तो ये जो हैं कंट्री में इन्हें भी कुछ पावर में शेयरिंग मिल रही है, ये भी पावर शेयर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है। कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? इंडिया जो है यहाँ पर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। वैसे तो कई तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, समवेयर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, पर वो डेमोक्रेसी नहीं होती। समवेयर देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो डेमोक्रेसी होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन द कंट्री कि वो टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम रख सकती है। और इंडिया में क्या है? मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि मोर देन टू पार्टी, मोर देन टू अब कितनी भी हो सकती हैं, है ना। तो मोर देन टू में अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, तो इंडिया के अंदर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। मोर देन 900 800 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अभी नई पॉलिटिकल पार्टी भी एग्जिस्टेंस में आने वाली है। अभी देखा राजस्थान में जो पॉलिटिकल उठापटक हुई है ना, अशोक गहलोत जी की सरकार में से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन वॉकआउट कर गया, मे बी ही विल फॉर्म अ हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी, तो एक और पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड हो जाएगी इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हैं। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी, अब आपको हो गए मैम सारी पॉलिटिकल पार्टी तो पावर में नहीं आती, बिल्कुल सही। जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, मेजॉरिटी में इलेक्शन विन करती है, वो पार्टी किस में आ जाती है? वो पार्टी पावर में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जितनी सीट्स हैं उन सारी सीट्स पर एक ही पार्टी तो नहीं विन करती। मान लीजिए अगर 500 सीट्स हैं
तो 500 सीट्स में जिसने 300 सीट्स विन कर ली उसने मेजॉरिटी में आकर के गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, लेकिन 200 सीट्स पर भी तो कोई जीत करके आया है, तो उसके बारे में क्या? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट, दे विल सिट इन द ऑपोजिशन। एक क्या होता है, एक होता है गवर्नमेंट जो कंट्री में रूल करती है और दूसरा होता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन यानी जो होता तो पार्ट गवर्नमेंट का है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट के हर काम को क्रिटिसाइज करने का काम करता है, उनसे क्वेश्चनिंग करने का काम करता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है टू डू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक है, उनके काम में गलतियां निकालकर उनसे कहता है इसको सही करो। ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो वो एक तरीके से ये जो पॉलिटिकल, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, चाहे वो पावर में नहीं आई, ठीक है, पार्टी हार गई पर कैंडिडेट जीत गया, समझ रहे इसको, है ना, पार्टी हार गई, पार्टी के 100 लोग थे, 100 हार गए, 2 लोग जीत गए, तो अब वो 2 व्यक्ति क्या है, उनकी जीत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या, है ना, 2 तो जीते। तो अब वो 2 व्यक्ति क्या करेंगे, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में बैठेंगे और ऑपोजिशन में बैठकर उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, बेसिक जो मोटो है पॉलिटिकल पार्टी का, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड बीइंग इन पावर। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी parties contest elections and remain in power। ठीक है, मेन उसका मोटो क्या होता है, टू रिमेन इन पावर, मेन मोटो है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, कि कैसे भी करके वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और इलेक्शन को विन कर जाएं, जीत जाएं और पावर में आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले 2 या ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हो जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड अलायंस। ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं आजकल, मेन मोटो क्या है उनका, रिमेन इन पावर, पावर में आना। तो पावर में आने के लिए वो कुछ भी करती हैं। तो इसके लिए कई बार क्या करती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, दे जॉइन टुगेदर एंड देन इट इज कॉल्ड अलायंस। ठीक है, कई बार क्या होता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो गया, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, और फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने की कंडीशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या जरूरी है, टू प्रूव द मेजॉरिटी। अभी आप समझ गए होंगे अशोक गहलोत जी का जो हुआ इंसिडेंट। तो अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट जो है वो डेंजर में आ जाती, क्योंकि उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करनी थी। अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते तो क्या होता, देयर विल बी अ मिड टर्म इलेक्शन इन द स्टेट। ठीक है, तो मेजॉरिटी प्रूव करना इज असेंशियल टू रिमेन इन द पावर। ओके, तो जो अगर वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जीतकर आ गई बट नो वन इज इन द मेजॉरिटी, तो क्या करेंगी, 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कोलिएशन। ओके, कोलिएशन में आने के बाद क्या हो जाएगा, दे कैन प्रूव द मेजॉरिटी। किसी के पास कम सीट्स हैं, किसी के पास ज़्यादा सीट्स हैं, कुल मिला के उन्होंने मेजॉरिटी बना ली अपनी, एंड देन दे प्रूव द मेजॉरिटी एंड देन दे कैन कम इन द पावर, पावर में आ गई। ठीक है, तो जब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पार्टीज ज्वाइन हो रही हैं बिफोर इलेक्शन या टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, देन इट इज नोन अलायंस। ठीक है, व्हेन एक मिनट, when 2 or more parties come together to contest election
इलेक्शन इज नोन एज अलियांस। ओके, तो ये आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, अलियांस बना लेते हैं। ओके, अब प्रेशर ग्रुप का क्या है, व्हाट अबाउट प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप बच्चे बाहर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। पॉलिटिकल पार्टी तो गवर्नमेंट के अंदर है, यानी खुद ही गवर्नमेंट का पार्ट है। देन व्हाट अबाउट प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, और कई बार इस प्रेशर ग्रुप के थ्रू हमें कई पॉलिटिकल पार्टीज भी मिल जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 2012 में मिस्टर अन्ना हजारे, उन्होंने एक स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक, है ना। किस लिए की थी? फॉर वेरियस काइंड ऑफ करप्शन। कंट्री में इतना करप्शन था, तो उन करप्शन के अगेंस्ट ही डिमांडेड टू पास द बिल। ठीक है, तो उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक की थी और उनके फेवर में बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी वहां पर प्रोटेस्ट किया। इसमें एक पर्सन थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अब तो बहुत आप वेल नोन हो अरविंद केजरीवाल जी के नाम से। उस समय इन्होंने अन्ना हजारे जी के मूवमेंट को, ठीक है, दैट वाज मूवमेंट, है ना, उसको ज्वाइन किया और उन्होंने भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। किस लिए किया? टू फॉर्म द बिल अगेंस्ट द करप्शन। फाइनली गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ी, उन्होंने बिल फॉर्म किया अगेंस्ट द करप्शन, बट वो अलग बात है कि वो अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, है ना। तो अब वहां पर जब अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि गवर्नमेंट के बाहर रह करके हम गवर्नमेंट में चेंजेस करा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, इफ वी फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, तो हो सकता है ज़्यादा काम कर सकें। अरविंद केजरीवाल ही इज एन IITN, ठीक है, बहुत अच्छी वेल नोन पोस्ट पर थे। वो छोड़ करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। क्या नाम है उस पॉलिटिकल पार्टी का? दैट इज आम आदमी पार्टी। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके उन्होंने गवर्नमेंट में आज ही इज अ CM ऑफ दिल्ली। ठीक है, और बहुत सारे उन्होंने चेंजेस भी किए हैं, है ना। दिल्ली की पॉपुलेशन को बहुत सारी फैसिलिटीज भी दिलाई हैं, इवन और ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। ठीक है, तो बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। तो वो पहचान गए कि भाई क्या होगा कि अगर बाहर से प्रेशराइज किया जा सकता है, तो अगर मैं गवर्नमेंट के अंदर हूं तो हो सकता है मैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम कर सकूं। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो प्रेशर ग्रुप के थ्रू क्या होता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म हो जाती है। ऐसा नहीं है हमेशा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म नहीं होती है। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वर्कर्स के अलग, आर्टिस्ट के अलग, ट्रेडर्स के अलग, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलग। ठीक है, देयर आर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स और द प्रेशर ग्रुप जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि उनके लिए वो किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दें। ठीक है, इसमें एक GST का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। GST आई थी, तो GST में क्या था, बहुत क्या है GST? सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे, जो अब ये GST जो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ओके, देन टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया कि इन द कंट्री देयर आर वेरियस टैक्सेस, तो उन सारे टैक्सेस को हटा करके एक सिंगल टैक्स कर दिया जाए, दैट इज GST। तो यहाँ पर पूरा काम उन्होंने इसके फेवर में किया। तो जब GST बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने पास किया, तो यहाँ पर बाहर से फिर प्रेशर ग्रुप बना और गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया टू रिड्यूस द इंटरेस्ट, टू रिड्यूस द टैक्स रेट, और गवर्नमेंट को वो टैक्स रेट रिड्यूस करनी पड़ी। ठीक है, अभी प्रेजेंटली इसका मूवमेंट का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। प्रेजेंटली कहाँ था? अभी अमेरिका में एक ब्लैक पर्सन अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, ही वॉज शूट डेड। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, पूरे USA के अंदर मूवमेंट चला टू गिव सम स्पेशल फैसिलिटी और द राइट्स टू द ब्लैक पीपल। USA में शुरू हुआ था, बट इट वॉज स्प्रेड इन द यूरोप ऑल्सो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अमेरिका ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्लैक पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक पीपल के लिए मूवमेंट चला। वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, पर दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट। तो देयर आर वेरियस ways to pressurize the
गवर्नमेंट, अलग अलग तरीके से हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। इसके लिए पीपल फॉर्म सम इंटरेस्ट ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, देयर आर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज, कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं? दैट इज वर्कर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी दूसरे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। ये इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर है। नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट, बल्कि अलग अलग लेवल पर पावर शेयर हो रही है। सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर हो रही है, प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के भी अलग अलग ऑर्गन में पावर शेयर हो रही है ना? तो ये सब चीजें क्या हैं? पावर शेयरिंग इज एसेंशियल। अगर पावर शेयरिंग होगी तभी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, तो ये अपना लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। तो अब नए लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू चैप्टर। टिल नाउ टेक केयर, बाय।